नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना के बढ़ते आंकड़ों और रोकथाम को लेकर सभी मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। मामले पर मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि कोरोना संक्रमण अब बढ़ रहा है, जिससे निपटने के लिए गाइडलाइन का पालन आवश्यक है। मंत्री चौबे ने यह भी कहा कि कल की बैठक में सरकार बेहतर उपायों पर चर्चा कर निर्णय लेगी। मंत्री चौबे ने कहा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले काफी कम हैं। वहीं भाजपा नेता चंद्रशेखर साहू का कहना है कि कोरोना के मामले में राज्य सरकार राजनीति ना करे। केंद्र सरकार फंड की कमी नहीं करेगी, बेहतर रणनीति बनाकर कोरोना से निपटे। नागपुर में 7 दिन से लॉकडाउन लगातार चल रहा है। हम लोगों ने बॉर्डर को भी सील किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में हालांकि संक्रमण बढ़ा हुआ है, लेकिन डरने जैसी कोई बात नहीं है। ना हम छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम इसको रोकने के पर्याप्त उपाय करेंगे। बैठक में जो भी बातें हो वो प्रैक्टिकल हो और आने वाले समय के लिए जो चुनौती दिख रहा है उसको सामना करने की दृष्टि से हो। बात में जो राजनीति करने की आदत अभी चल पड़ी है वो ना हो। कोरोना के लिए कोई राजनीति ना हो, ये हमारी सबकी अपेक्षा है। रायपुर में लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई। शुक्रवार को 1097 नए कोरोना मरीज मिले, तो वहीं रायपुर में 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 382 और दुर्ग में 320 पहुंच गई। इसके बावजूद लोगों में लापरवाही जारी है। लोग बिना मास्क के बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं। इधर रायपुर CMHO ने लोगों से कपड़े के मास्क का उपयोग करने की अपील की है। CMHO मीरा बघेल ने कहा कि मेडिकल मास्क का उपयोग कर लोग इधर उधर सड़कों पर फेंक रहे हैं, जबकि इसे मेडिकल वेस्ट के साथ डिस्पोज करना होता है। स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को करीब 70,000 लोगों ने कोरोना का वैक्सीनेशन करवाया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोगों के वैक्सीनेशन से कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सकता है। रायपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि केंद्र ने कोरोना को लेकर राज्यों को जरूरी निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा भी कर रहे हैं। सभी राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जिन राज्यों में कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य सरकार टीकाकरण और जांच का दायरा बढ़ाए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने संघीय ढांचे को मजबूत बनाया है। किसी भी राज्य से भेदभाव नहीं किया गया है। वैक्सीनेशन पर राजनीति को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वैक्सीन पर दुष्प्रचार करना गलत है। दुष्प्रचार करने से समाज में गलत संदेश गया। उन्होंने ये भी कहा कि गर्व है हमने कोरोना की 2 वैक्सीन बनाई, जिसे आज कई देशों में भेजा जा रहा है। देखिए, कोरोना के दृष्टिकोण से हम लोगों ने पूरी तरह से केंद्र सरकार ने पूरी हिदायत दिया है सभी राज्य सरकारों के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछले 3 दिन पहले बैठक भी कर चुके हैं, कई बैठकें हो चुकी हैं और जो भी सलाह होकर के जो उचित कदम हो सकता है वो आगे किया जा रहा है। और कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, दोनों हमारे लिए स्वदेशी भारत का बना हुआ आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। नौकरी से निकाले जाने के आदेश के विरोध में स्वास्थ्य विभाग के अनियमित स्वास्थ्य कर्मचारियों ने रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। इन सभी को पिछले साल जुलाई में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए विभाग ने 3 माह के लिए ज्वाइनिंग दी थी। इस दौरान इनका मानदेय आपदा मोचन निधि से जिला CMHO की ओर से दिया जा रहा था। अनियमित कर्मचारियों का कहना है कि 2 बार इनके सेवा काल में बढ़ोतरी की गई। इस दौरान ड्यूटी के कारण कई कर्मचारी संक्रमित भी हुए, कुछ की जान भी गई, लेकिन इन्हें बीमा का लाभ मिलना तो दूर, नौकरी से भी निकाल दिया गया। जबकि कोरोना का संक्रमण अब फिर से बढ़ रहा है, लेकिन इनका सेवा काल समाप्त कर इनकी जगह किसी और को नियुक्त किया जा रहा है। अब इनके समर्थन में राजनीतिक दल और कर्मचारी संगठन भी सामने आ रहे हैं। सभी सरकार से मांग करेंगे कि इनको बेरोजगार ना किया जाए। जब कोरोना खत्म हुआ ही नहीं तो आप किस बेसिस पे हमें निकाले? ऊपर से हमें निकाल तो दिया और अलग लोगों को आप ले रहे हो, अलग अलग वैकेंसी निकाल रहे हो, न उस वैकेंसी में हमें कोई प्राथमिकता दे रहे हो। हम यही चाहते हैं, हम सारे कोरोना योद्धा सिर्फ सरकार से यही चाहते हैं कि हम सभी योद्धाओं को सरकार जो है वो निरंतर कार्य पे रखे।
छत्तीसगढ़ में कोरोना का आपदा समाप्त नहीं हुआ है, निरंतर जारी है। इनकी सेवाएं समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इससे बहुत सारे लोग हैं जो 2-2 बार पॉजिटिव होकर के भी जनता की सेवा किए हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं तत्काल इनको सेवा में वापस लिया जाए और सरकार को बिना किसी लाग लपेट के सबसे पहले इनको नियमित करना चाहिए, इनको नौकरी पर तत्काल यहाँ पर रखना चाहिए और सरकार बात करने को तैयार नहीं है। ये बहुत ही दुखद विषय है, प्रदेश के लिए बहुत ही मर्म का और शर्म का विषय है कि ऐसे विषय पे सरकार इनकी बात नहीं सुनना चाहती है जिन लोगों ने कोरोना के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदाबाजार में स्थित संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की जन्मभूमि और तपोभूमि पहुंचे। गिरौदपुरी में बाबा जी की गुरुगद्दी की पूजा अर्चना कर उन्होंने आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। गिरौदपुरी का विश्व प्रसिद्ध गुरुदर्शन मेला फागुन की पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर गुरु घासीदास बाबा की गुरुगद्दी का आशीर्वाद लेते हैं। हर साल गुरुदर्शन मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी की वजह से किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा। इस साल भी भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरौदपुरी गुरुदर्शन मेले में पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, क्षेत्रीय विधायक शकुंतला साहू, विधायक चंद्रदेव राय सहित जिले के तमाम कांग्रेस नेता गिरौदपुरी पहुंचे और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। गिरौदपुरी में 3 दिवसीय मेला का आयोजन हुआ। गुरु दर्शन और गुरुगद्दी दर्शन के लोग लाखों की तादाद में यहाँ प्रदेश के और प्रदेश से बाहर भी लोग यहाँ आते हैं और सभी गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। गुरु घासीदास जी की तपोभूमि हम सब के लिए ये बहुत ही आस्था का केंद्र और इसके विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी और आखिरी किश्त 21 मार्च यानी रविवार को दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल सहित सभी मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। 1104 करोड़ 27 लाख रुपए की चौथी किश्त 18,43,000 किसान के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे पहले 3 किश्तों में 4,597 करोड़ की राशि किसानों को दी जा चुकी है। रविवार को गोधन न्याय योजना की 15वीं किश्त के रूप में 3 करोड़ 75 लाख रुपए और 16वीं किश्त के रूप में 3 करोड़ 80 लाख रुपए पशुपालकों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार का जो किसानों के लिए कमिटमेंट है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त लगभग 1200 करोड़ रुपया किसानों के खातों में कल हस्तांतरित किया जाएगा। लगभग 8-8.5 करोड़ रुपया गोपालकों के भी खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। राशि के हस्तांतरण के कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों होगा। वर्चुअल आदरणीय राहुल जी भी इससे जुड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई और इसी के साथ सभी उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटी में बंद हो गई है। रविवार को वोटों की गिनती होगी और देर रात तक परिणाम के साथ ही चैंबर नए अध्यक्ष का चेहरा भी सामने आ जाएगा। व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था में से एक छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में शनिवार को रायपुर में वोट डाले गए। सुबह से ही व्यापारियों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रही। सभी पैनल के प्रत्याशियों का दावा था कि रायपुर में 90% से अधिक मतदान होगा, लेकिन ये मतदान लगभग 70% के पास ही आकर रुक गया। शांतिपूर्ण मतदान के बाद चुनाव समिति के सामने अब मतगणना कराने की सबसे बड़ी चुनौती है। और व्यापारियों के हित में मिलजुल कर सब काम करें। चुनाव के बाद में आपसी मतभेद कोई नहीं होना चाहिए, ये मेरा सबसे निवेदन है। व्यापार हित की जो बात करेगा, जो व्यापारियों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा होगा, उसको व्यापारी लोग इस बार मतदान में पूर्ण रूप से बहुमत के साथ जिताने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार बहुत ही ज़्यादा उत्साह है सभी व्यापारियों में और बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ लीजिए आप, इनको सबको आशा भी है कि जो भी चुन के आएगा वो व्यापारियों के, उद्योगपतियों के हित में बहुत कार्य करेगा। और हम चाहते हैं कि चैम्बर में आगे चलकर बहुत अच्छे तरीके से व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए जो भी आए, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो जितने भी व्यापारी हैं वो सब चाहते हैं कि व्यापारी एकता पैनल फिर से आए और सब कलश पे मुहर लगा रहे हैं। बहुत अच्छा वातावरण है और हम लोग क्लियर 101% निकाल रहे हैं, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है।
रायगढ़ के डिग्री कॉलेज में ओपी चौधरी के समर्थकों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट का मामला अब गहराता जा रहा है। मामले में पुलिस ने जहां एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस पार्षद आरिफ हुसैन सहित 2 साथियों के खिलाफ बलवा और मारपीट का मामला दर्ज किया, तो वहीं भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले में अब कांग्रेस ने एसपी को लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि ओपी चौधरी का कार्यक्रम पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम था और इसे कॉलेज में बिना अनुमति के आयोजित किया जा रहा था। कार्यक्रम के दौरान कोविड की गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया जा रहा था। ऐसे में ओपी चौधरी के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि ओपी चौधरी युवाओं की कैरियर काउंसलिंग कर रहे थे और भाजपा ने इस कार्रवाई को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी। ओपी चौधरी जी जो कोरोना का सीधा उल्लंघन किए हैं, वो एक बता चुके हैं कि वो अभी तक सत्ता के नशे में चूर हैं और उनके लिए नियम कानून कोई मायने नहीं रखता। कोरोना की जो साफ गाइडलाइन है कॉलेजों में, जिसका हम कॉलेज और स्कूल नहीं लग रहे थे, उसका उन्होंने खुला उल्लंघन किया है। वो पूर्ण तरीके से राजनीति करने गए थे वहाँ पर, क्योंकि राजनीति करने नहीं गए होते तो गमछाधारी और झंडाधारी गुंडे लेकर 100 की संख्या में कॉलेज व्याख्यान करने नहीं जाते। महाविद्यालय के छात्रों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, जो जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष की कार्रवाई हुई है, उसको निरस्त किया जाए और इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और कोविड नियमों का पालन नहीं करने और बिना वो अनुमति कॉलेज में प्रवेश करने पर इनके विरुद्ध एफआईआर की जाए, ओपी चौधरी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। और उस दरमियान में हमारे सारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता कैंपस से बाहर खड़े थे। माननीय ओपी चौधरी जी के साथ में एक कार्यकर्ता के वीडियो शूटिंग करने के लिए थे वहाँ पे। और जब जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष और पार्षद आरिफ हुसैन को जानकारी मिला कि ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, तो कार्यक्रम के जाके विरोध किए, डंडा से लेके अंदर घुसे, दरवाजा तोड़ के उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। उनके बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने कल 2 एफआईआर भी दर्ज किया है और इसमें दोनों काउंटर केसेस में बलवा और गाली गलौज मारपीट की धाराएं इसमें लगाई गई हैं, जिसको जांच में लिया गया है। आज एनएसयूआई और कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि कल का जो आयोजन था बिना अनुमति के किया गया था और कोविड के समय जो नियम का पालन करना है उस नियम का पालन नहीं किया गया। जगदलपुर में पुलिस ने सुपारी किलिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मधु नायर नाम के हिस्ट्री शीटर ने शहर के ही कांग्रेस नेता हेमंत ध्रुव के खिलाफ सुपारी दी थी और सुपारी लेने वाला युवक दुर्ग का रहने वाला है और वो अपने साथ 20 पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस लेकर तेतरकोटी इलाके में ठहरा हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी मजहर अली ने बताया कि उसे सुपारी मधु ने दी है और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस टीम के द्वारा तीतरकुटी क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर जो है घेराबंदी कर पकड़ा गया और जिससे पूछताछ पर अपना नाम मजहर अली निवासी दुर्ग का होना बताया गया। मधु नायर नाम का व्यक्ति है जो इसे हेमंत ध्रुव उर्फ टाकलू नाम के आदमी को मारने के लिए यह वेपन दिया गया था। तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कुआकोंडा के बड़े गुडरा के जंगल में पुलिस ने 2 इनामी माओवादियों को मार गिराया है। पुलिस ने मौके से 2 हथियार भी बरामद किए। इसके साथ ही आईडी और अन्य सामान भी पुलिस ने मौके से बरामद किया। जानकारी के मुताबिक बड़े गुडरा के कवासी पारा में कटे कल्याण एरिया कमेटी के नक्सली जमावड़े की सूचना मिली। इस सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी की टीम रवाना हुई। जैसे ही पुलिस जंगल में पहुंची, नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की और लगभग 15 मिनट तक दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग होती रही। फायरिंग के बाद जब जवानों ने मौके की पड़ताल की तो उन्हें नक्सलियों के 2 शव मिले, जिसमें एक का नाम माड़वी हड़मा के रूप में हुई है तो दूसरे नक्सली का नाम आयता बताया जा रहा है। नक्सलियों द्वारा डीआरजी के ऊपर धुआंधार फायरिंग की गई। फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया गया। करीब 20 से 25 मिनट 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक फायरिंग चली। फायरिंग रुकने के बाद सर्चिंग में 2 माओवादी डेड बॉडी रिकवर हुई। बाकी नक्सलियों की पतासाजी की जा रही है। आने वाले समय में उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा के हसौर क्षेत्र के कई गांव में 26 फरवरी को मादा हाथी और इसके बच्चे ने काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब इलाके के ग्रामीणों ने ये कहकर नुकसान का मुआवजा लेने से मना कर दिया है कि उनके गांव में भगवान गणेश दर्शन देने आए थे और इसलिए वो मुआवजा नहीं लेंगे। ग्रामीणों ने इसके लिए वन विभाग को लिखित में जानकारी भी दी है। इसके साथ ही वन विभाग को मादा हाथी के गाँव में विचरण के वक्त तत्परता के लिए धन्यवाद भी दिया। डीएफओ ने भी बताया कि हाथी से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं लेने की सूचना ग्रामीणों ने दी है।
और बुलेटिन में अब रुक करेंगे बिग न्यूज का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड, अफ्रीका कमांड के बीच हम सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में शिक्षक भर्ती के नाम पर बंगाल का युवा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने को मजबूर है। जो बोर्ड और कमीशन भर्तियों के लिए बनाए गए हैं उन्हें टीएमसी के हवाले कर दिया गया। वो कहते हैं कि खेला हो गए, यहाँ के लोग कहते हैं कि खेला शेष हो गए और विकास शुरू हो गए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा था। परमबीर सिंह के आरोप पर अनिल देशमुख ने कहा कि एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन केस में सचिन वाजे के सीधे लिंक सामने आ रहे हैं। परमबीर सिंह को डर है कि इसके कनेक्शन उनके पास पहुंच जाएंगे। उन्होंने कानूनी कार्रवाई से खुद को बचाने के लिए ये झूठा आरोप लगाया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।